इयत्ता 10वीं मराठी। इस वीडियो में हम व्युत्पत्ति कोश जो लास्ट स्थूल वाचन है हमारे टेक्स्ट बुक के वो देखने जा रहे हैं। इयत्ता 9वी मध्ये आपण विश्वकोशाची ओळख करून घेतली मतलब पहचान करके लिया। 9th स्टैंडर्ड में हमने विश्वकोश यानी डिक्शनरी उसका पहचान कर लिए थे। दैट मीन्स वी स्टडीड अबाउट डिक्शनरी इन द 9th स्टैंडर्ड। कोणत्याही शब्दाचे वेगवेगळे संदर्भ, कोई भी शब्द का वेगवेगळे अलग अलग संदर्भ विश्वकोशातून मिळू शकतात हे आपण अनुभवले। कोई भी वर्ड का अलग अलग संदर्भ में अलग अलग सिचुएशन में क्या मीनिंग्स आता है वो सब हमने विश्वकोश के जरिए समझ लिए। हे शब्द तयार कसे होतात किंवा कसे तयार झाले असावेत याची उत्सुकता आपल्या सर्वांच्या मनात असते। ये जो शब्द है, जितने भी शब्द हम बात करते ये सभी कैसा तैयार हो गया होगा, इसका जो उत्सुकता, जानने की जो उत्सुकता है वो हमारे सभी के मन में है। शब्दाची व्युत्पत्ती यानी उसका शुरुआत, उसका ओरिजिन पाहणे ही भाषा समृद्धीच्या दृष्टीने आनंददायी प्रक्रिया आहे। बहुत ही खुशी देने वाली एक एक्शन है, एक प्रक्रिया है व्युत्पत्ति पाहने। मतलब कोई भी एक वर्ड हम सुनने पर वो वर्ड कौन से वर्ड से या उसका मूल, उसके जड़ कहाँ पर है, ये देखना बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा खुशी दिलाने लायक एक प्रवृत्ति है। एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मुलीचे नाव सई ठेवले। कोई तो एक व्यक्ति ने अपनी बच्ची का नाम सई ऐसा रखा। सई हा शब्द संस्कृतमधील सखी म्हणजे मैत्रीण या शब्दावरून आलेला आहे। अब ये जो सई वर्ड है उसका जो शुरुआत संस्कृत में सखी नाम से आया है। सखी का मतलब होता है मैत्रीण, मैत्रीण यानी फ्रेंड, सहेली, तो उसी वर्ड से आया हुआ है। हे कळल्यावर त्याला किती आनंद होईल। अभी हमें जो नाम हमारे पेरेंट्स ने दिए वो नाम का मतलब क्या है, वो नाम कौन से वर्ड से निकले हुए हैं, वो जानने पर हमें कितना अच्छा लगता है। इसी तरह जो लड़की है जिसका सई नाम रखा, वो सई नाम का जो शुरुआत है, उसका जो व्युत्पत्ति है कहाँ पर है पता चलने पर, उसका मतलब पता चलने पर उसे कितनी खुशी होगी। आपल्या परिचयाच्या शब्दाची व्युत्पत्ती कळल्यावर जो आनंद मिळतो तो विद्यार्थ्यांनाही मिळावा। हमारे जो परिचय का यानी हमारे जान पहचान के जो हम जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो शब्दों का व्युत्पत्ति के बारे में पता चलने पर हमें जो आनंद मिलते हैं वो बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी मिलना चाहिए। व्युत्पत्ति कोशाची गरज व महत्त्व कळावे व शब्दांची व्युत्पत्ति कोशाची गरज व महत्त्व कळावे व शब्दांची व्युत्पत्ति अभ्यासण्याची सवय लागावी। क्या कह रहा है? व्युत्पत्ति कोश, उसका गरज और महत्व, वो सीखने का या उसको पढ़ने का गरज क्या है, ज़रूरत क्या है और उसका महत्व क्या है ये समझना। व शब्दाची व्युत्पत्ति, हर एक वर्ड का जो मूल, उसका रूट अभ्यासण्याची सवय लागावी, आदत लगे, या हेतुने स्थूल वाचन विभागात ये रीज़न के वजह से या इस रीज़न को या ये मकसद को मन में रखते हुए स्थूल वाचन विभागात समावेश असलेला हा पाठ महत्वपूर्ण आहे। ये हमारे टेक्स्ट बुक के स्थूल वाचन विभाग में समावेश किया हुआ है और इसका मकसद ये है कि विद्यार्थियों को व्युत्पत्ति कोश का गरज समझने, मतलब उसकी ज़रूरत क्या है, उसका महत्व क्या है और व्युत्पत्ति कोश यूज़ करने का आदत उन्हें भी लगे, ये इस पाठ का मकसद है। विद्यार्थ्यांना भाषेच्या प्रवाहात येणाऱ्या अनेक शब्दांच्या उच्चारणाचे, बच्चों को भाषे के प्रवाह, उसके फ्लो में येणाऱ्या अनेक शब्दांच्या अलग अलग बहुत सारे शब्दों का उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन व अर्थाचे और उसका मीनिंग मूल व्युत्पत्ति कोश, मूल यानी रूट, जड़ व्युत्पत्ति कोशाच्या अभ्यासातून उलगडतात।
मतलब बच्चों को एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और उसका मीनिंग और उसका जड़ कहाँ से वो वर्ड बने, ये सभी जानकारी व्युत्पत्ति कोश का स्टडी करने पे मिळता है. शब्द हा एकच असतो व तो निरनिराळ्या परिस्थितीमध्ये निरनिराळी रूपे धारण करतो. शब्द सिर्फ एक ही होता है तो भी एक शब्द निरनिराळ्या परिस्थितीमध्ये अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग हालात में निरनिराळी रूपे धारण करते, अलग अलग तरीके का रूप धारण करतो व त्या प्रत्येक रूपाला और वो हर एक रूप को एक किंवा अनेक अर्थ प्राप्त होतात. एक या फिर अलग अलग बहुत सारे अनेक अर्थ होता है, मीनिंग होता है. हे विद्यार्थ्यांना समझने, ये बच्चों को समझ कर देना हा या पाठाचा उद्देश्य आहे. ये इस लेसन का, ये पाठ का उद्देश्य यानी मकसद है. खालील संवाद वाचा. संवाद मतलब बातचीत, कन्वर्सेशन. राधा, आई हे काय आहे ग कोपऱ्यात? मतलब इस कॉर्नर में क्या है? कोपरा मतलब कॉर्नर. आई, अगं ती सितार आहे. अरे वो सितार है, सॉरी सतार है लिखा है, ती सतार है. ती आजोबांना इनाम म्हणून मिळाले महाराजांकडून. ये तुम्हारे आजोबा, आजोबा मतलब ग्रैंडफादर, उनको इनाम म्हणून मिळाले. इनाम आप जानते हो, तोहफा. किसके पास से मिले? महाराजांकडून, महाराजा के पास से. गावाकडे होती ती आज आणली आहे. मतलब गांव में था और आज यहाँ पर लेकर आया है. राधा, इनाम, इनाम म्हणजे काय ग आई? मतलब इनाम मतलब क्या है आई? आई हसून, अगं इनाम म्हणजे बक्षीस, बक्षीस मतलब गिफ्ट. राधा, अगं माझ्या वर्गातील तानिया आहे ना, तिचे आडनाव आहे इनामदार. तो राधा ने कहा कि उसके क्लास में एक तनिया नाम की लड़की है और उसका आडनाव यानी सरनेम क्या है? इनामदार. आई, हो मला माहीत आहे ती. राधा, माहीत आहे ती मीन्स मुझे पता है वो. राधा, इनाम म्हणजे बक्षीस, मग इनामदार म्हणजे? आई, कसा झाला असेल ग हा शब्द तैयार? ये जो इनामदार नाम का जो शब्द है कैसा तैयार हो गया होगा? आई, थांब, आजोबांच्या खोलीत मराठी व्युत्पत्ति कोश आहे. आजोबांच्या खोलीत, खोली यानी कमरा, ग्रैंडफादर के कमरे में मराठी का व्युत्पत्ति कोश आहे. आपण पाहूया त्यात इनाम शब्द कसा तैयार झाला आहे असेल. चलो क्या करते हैं, आजोबा के मतलब ग्रैंडफादर के कमरे से व्युत्पत्ति कोश निकालते हैं और आपण पाहूया त्यात इनाम शब्द कसा तैयार झाला आहे असेल, उसमें किस तरह इनाम शब्द बना हुआ है उसमें रहेगा. देखते हैं त्याची व्युत्पत्ति आपल्याला त्यात सापडेल मतलब मिळेल. इसका जो ओरिजिन है ये वर्ड का, वो हमें उसमें से मिलेगा. ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये पूरे डिक्शनरी में से यानी व्युत्पत्ति कोश में से मिला हुआ पार्ट दिया हुआ है. इनाम, बाजू में एक न दिया है, ओके. और कायमची देणगी, न मतलब नाम यानी इट इज़ नाउन. कायमची देणगी मतलब हमेशा के लिए दिया हुआ कोई चीज़. मुफ्त वतन, फ्री में मिला हुआ ज़मीन. बख्शिश यानी तोहफा. ऐसा 3 मीनिंग यहाँ पर दिया और इसका मीनिंग इंग्लिश में भी दिया हुआ है, प्राइज, गिफ्ट, इनाम, ग्रांट. और उसके बाद ब्रैकेट में दिया अर मतलब अरबी लैंग्वेज से बना हुआ है. इन प्लस आम, इनके साथ अधिक चिन्ह डाल के आम. इसका मतलब है वरिष्ठांकडून देणगी. वरिष्ठ यानी बड़े, बड़ों के हाथ से मिला हुआ देणगी यानी तोहफा. ऐसा मीनिंग ये पूरा किस में से देखा? शब्दकोश नहीं, व्युत्पत्ति कोश में से देखा. बघितलंस का राधा, हे इथे अर लिहिले आहे ना, म्हणजे हा अरबी भाषेतला शब्द आहे. मैंने आपको ऑलरेडी बताया. आता आपण दार हा प्रत्यय शोधू. दार, ये जो इनाम के साथ दार जुड़ा है, बराबर, इनाम के बाद में जुड़ा है वो दार. तो बाद में जो शब्द है, मूल शब्द है, उसके बाद में जुड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं. प्रत्यय, पहले मिलने वाले शब्द भी होते हैं, बाद में मिलने वाले शब्द भी. जैसे इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स होता है वैसा, तो ये बाद में मिलने वाले शब्द है तो सफिक्स हो गया ये.
दार का भी मीनिंग यहाँ पर डिक्शनरी में से निकाल कर लिया, वो है इधर प्र दिया है, प्र मतलब प्रत्यय। स्वामित्व दर्शक फारसी प्रत्यय, फारसी यानी फारसी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का शब्द है दार। ये क्या दिखाता है? एक प्रत्यय है, फारसी लैंग्वेज का है, और स्वामित्व दर्शक, स्वामित्व यानी ऑनरशिप दिखाने वाला। सपोज समझो कि मेरे पास कोई सामान है तो इसका ऑनरशिप मेरा है, वैसा दिखाने वाले शब्द। जिस तरह अभी हमने यहाँ पर देखा इनामदार, इनाम जिसके हाथ में हो, इनाम का पोसेशन जो रखे हो। बघ, दार हा फारसी प्रत्यय आहे। यहाँ पर इंग्लिश में भी मीनिंग दिया है। और टर्मिनेशन शोइंग पोसेशन, टर्मिनेशन मीन्स एंड में लगाने वाले छोटा सा वर्ड जो पोसेशन दिखाते हैं। बघ, दार हा फारसी प्रत्यय आहे। स्वामित्व दर्शक म्हणजे एखादी गोष्ट एखाद्याजवळ आहे असे दर्शवणारा, मतलब कोई भी एक सामान किसी एक व्यक्ति के पास है, वो पोसेशन बताने वाला प्रत्यय। इथे इनामदार म्हणजे ज्याच्याजवळ इनाम आहे तो, इनामदार का मतलब है जिनके पास इनाम है वो, असा अर्थ होतो। आणि दार म्हणजे एखादी गोष्ट धारण करणारा असा पण अर्थ घेता येईल। और दार का मीनिंग ये भी हो सकता है कि एखादी गोष्ट धारण करनारा, कोई भी चीज़ अपने पास रखने वाला, ऐसा भी मीनिंग हो सकता है। जवाबदार, हा शब्द तुला माहित आहे ना? तो माँ अपनी बेटी से बता रही है, राधा से बता रही है, तुम्हें जवाबदार शब्द माहित है ना? जो जवाबदारी धारण करतो किंवा घेतो, जो जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ज्याच्याकडे जवाबदारी असते या जिनके पास जवाबदारी रखे या जवाबदारी है, तो जवाबदार, वो इंसान को हम बोलते हैं जवाबदार। तसंच इनामदार म्हणजे ज्याच्याजवळ इनाम आहे, इनामदार का मतलब होता है जिसके पास इनाम है, किंवा नहीं तो ज्याने इनाम धारण केलेले आहे, जिन्होंने इनाम अपने पास रखे थे या रखे हैं या एक्सेप्ट किए हैं, म्हणजेच ज्याला इनाम मिळालेले आहे, जिनको इनाम मिला है पहले कहीं, ऐसा मानुस, उन्हें क्या बताते हैं? इनामदार, ऐसा नाम से बुलाते हैं। आई, ही माहिती किती छान आहे। आई, ये जानकारी कितने अच्छे हैं। आता मी नेहमी ऐसे शब्द शोधत जाएं। अभी तो मैं रोज हमेशा ऐसे शब्द ढूंढते जाऊंगी। व्युत्पत्ती म्हणजे शब्दाच्या अर्थाचे किंवा शब्दाच्या मूळांचे ज्ञान। व्युत्पत्ति का मतलब होता है शब्द का मीनिंग और शब्द का मूळ, ओरिजिन, उसका नॉलेज। एखाद्या शब्दाच्या मुळांविषयी माहिती देने म्हणजे व्युत्पत्ति सांगणे। कोई भी एक शब्द का ओरिजिन के बारे में नॉलेज देना, माहिती देने, इन्फॉर्मेशन देना, दैट मीन्स व्युत्पत्ति सांगणे। अशा अनेक शब्दांच्या व्युत्पत्तीचा संग्रह, इस तरह बहुत सारे शब्दों का व्युत्पत्ति का जो ग्रुप है एक साथ एक बुक में किए हुए हैं, उसे कहते हैं व्युत्पत्ति कोश। भाषेत अनेक कारणांनी बदल होत जातात। बहुत सारे रीज़न की वजह से भाषा में बदल होता है, चेंज होता रहता है। व्युत्पत्ति कोशात या बदलाचे मूळ आपल्याला शोधता येते, और व्युत्पत्ति कोश में ये सभी बदलाव जो लैंग्वेज में हुआ, उसका जो ओरिजिन है, उसका रीज़न है, हमें ढूंढने को मिलता है, देखने को मिलता है। उदाहरण, भाषेमध्ये इतिहासाच्या दृष्टीने जे फरक होतात ते भिन्न भिन्न काळातील भाषा बोलणाऱ्यांच्या शब्दाच्या उच्चारांचे व समाजामध्ये वापरात असलेल्या शब्दाच्या होणाऱ्या अर्थोदित बदलाचे परिणाम आहेत। ये सेंटेंस में क्या कह रहा है? भाषा में जो इतिहास के वजह से, जो हिस्ट्री की वजह से, या हिस्ट्री का जो दृष्टिकोण, उसकी वजह से जो फ़र्क होता है, वो अलग अलग काल में, अलग अलग वक्त में, अलग अलग पीरियड में जो रहने वाले लोग हैं, वो भाषा जब बात करते हैं तो उनका उच्चार, उनका प्रोनाउंसिएशन में जो बदलाव आया, वो बदलाव धीरे धीरे कायम हो जाता है। जैसे जैसे वक्त बीता है, ज़माना बदलते बदलते आते हैं, नए नए जनरेशन आते हैं, वो जनरेशन में जो बातें होती है, लोगों का जो उच्चार, जो लोगों का प्रोनाउंसिएशन है, उसमें जो बदलाव आता है, धीरे धीरे वो कायम होकर लैंग्वेज में बदलाव आ जाता है। और समाज में जो वापरने वाले या यूज़ करने वाले लोगों का
शब्द वर्ड्स को यूज़ करने वाले लोगों का जो वक्त के हिसाब से जो अर्थ है, जो मीनिंग है, मीनिंग का बदलाव करने के लिए जो चेंजेस करते हैं, जो परिणाम होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बदल जाते हैं तो अर्थोजित मतलब अर्थ का मीनिंग के बदलाव के हिसाब से जो छोटे मोटे चेंजेस शब्दों में होता है, धीरे धीरे वो बड़ा एक परिणाम बन जाता है, बड़ा एक बदलाव हो जाता है। तो इस वजह से भाषा में चेंज होता है। व्युत्पत्ति कोश या बदलाचे स्वरूप स्पष्ट करतो और ये जो बदलाव का रियल रूप क्या है, ये व्युत्पत्ति कोश से हमें मिलता है। जैसे जैसे लैंग्वेज में बदलाव होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे कि आपके बचपन में जो लैंग्वेज लोग यूज़ करते, जो वर्ड्स लोग यूज़ करते थे, हम बात करते थे, जैसे जैसे वक्त बदलते बदलते आते हैं तो वर्ड्स का मीनिंग में कुछ और भी मीनिंग ऐड हो जाता है या फिर कुछ नए नए वर्ड हम यूज़ करने लग जाते हैं। अभी एक नया लैंग्वेज आया, व्हाट्सएप लैंग्वेज, जो हम पहले के लाइफ में हम लोग वो वर्ड्स यूज़ नहीं करते थे। जैसे हमारे जो ग्रैंडफादर्स है, उनका जो यूज़ करने वाले वर्ड्स, हमारे माँ बाप के यूज़ करने वाले वर्ड्स और आज के नए जनरेशन में यूज़ करने वाले वर्ड्स, सभी में धीरे धीरे थोड़े थोड़े फ़र्क आ जाता है। ये फ़र्क का जो मेन रीज़न है वो हमें व्युत्पत्ति कोश में से मिलेगा। उदाहरण, अग्नीपासून आग हा शब्द तयार होण्यापूर्वी प्राकृतमध्ये अग्नी हा शब्द तयार झाला। अग्नि जो वर्ड है, अग्निपासून आग, अग्नि नाम का वर्ड से क्या बना है, आग। हा शब्द तैयार होण्यापूर्वी, ये आग नाम का वर्ड तैयार होने से पहले प्राकृत में, प्राकृत लैंग्वेज एक भाषा है जो बहुत पहले कुछ 8th सेंचुरी के पहले के टाइम यूज़ करने वाला, वो भी इंडो आर्यन लैंग्वेज है। ये बहुत ही प्राकृत लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में अग्नि हा शब्द तैयार झाला होता। आग वर्ड अग्नि नाम का वर्ड से बना है और ये शब्द प्राकृत में, अग्नि नाम का जो शब्द प्राकृत लैंग्वेज में बहुत पहले ही तैयार हो गया हुआ था। हा उच्चार सोपा होत होत मराठी, हिंदी यासारख्या आधुनिक भाषात त्यापासून आग हा शब्द तैयार झाला। तो ये जो अग्नि है उसका जो प्रोनाउंसिएशन, उच्चार सोपा होत यानी धीरे धीरे थोड़ा इजी होकर, अग्नि बोलना थोड़ा सा हार्ड पड़ता था, तो बोलते बोलते इसमें धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव लाया और इजी करने के लिए मराठी, हिंदी इस तरीके की लैंग्वेज में, आधुनिक भाषा यानी मॉडर्न लैंग्वेज में धीरे धीरे ये क्या बन गया, आग ऐसा शब्द तैयार हो गया। कुठल्याही 2 भाषा बोलणारे भाषक, कोई भी 2 भाषा बोलने वाला व्यक्ती जेव्हा एकमेकांच्या संपर्कात येतात, जैसे समझो एक मराठी लैंग्वेज बोलने वाला और एक हिंदी लैंग्वेज बोलने वाला, ऐसा 2 अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के सामने आ जाता है या कनेक्शन में आ जाता है, तेव्हा त्यांच्या भाषातील शब्दाची देवान घेवान यानी लेन देन, उन लोग जब आपस में बात करते हैं तो दोनों का लैंग्वेज एक दूसरे सुनते हैं और एक दूसरे के भाषा में से कुछ बातें एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ बात दूसरा एक दूसरा लेते देते हैं। तब कधी कधी व्याकरणिक घटकांचेही देवघेव होते, मतलब कभी कभी व्याकरण यानी इनके भाषा के जो ग्रामर है, उस ग्रामर का भी जब लेन देन होता है, या सर्वांची नोंद व्युत्पत्ति कोशामध्ये पाहायला सापडते। ये सभी के नोंद यानी लिस्ट व्युत्पत्ति कोश में देखने को मिलता है। जब 2 अलग अलग भाषा बात करने वाले व्यक्ति आपस में जब संपर्क में आते हैं तो वो एक दूसरे के लैंग्वेज के कुछ बातें लेते हैं और देते हैं। कभी कभी उनके भाषा का जो ग्रामर है उस ग्रामर का भी लेन देन होता है। तो ये सभी बातें आपको एक व्युत्पत्ति कोश में से मिलता है। शब्द सिद्धीमध्ये आपण हे पाहतो और ये शब्द सिद्धि में, शब्द सिद्धि यानी वर्ड फॉर्मेशन,
शब्द बनना, ये हम उसमें देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, भाषा यहाँ पर पहले कॉलम में दिया हुआ है और उधर का मूल शब्द यानी रूट वर्ड क्या है, ओरिजिन वर्ड, और उसमें से मराठी कौन सा शब्द तैयार हो गया है। संस्कृत लैंग्वेज में तुंड आपने सुना होगा, वक्रतुंड महाकाय। तो तुंड, तुंड का मराठी में है वर्ड तोंड, मतलब मुंह। संस्कृत में इसको तुंड कहते हैं और उस तुंड शब्द से मराठी में क्या बना, तोंड। कन्नड़ में एक शब्द है तुप और वो शब्द में से मराठी में बना तूप, तूप मतलब घी। अरबी लैंग्वेज का एक शब्द है इत्र और उस शब्द में से मराठी में बना अत्तर, जो सेंड होता है। कालाप्रमाणे शब्दाच्या स्वरूपात, त्याच्या अर्थात, त्याच्या परस्पर संबंधात बदल होतात। जैसे जैसे कालाप्रमाणे मीन्स जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है तो शब्दों के जो स्वरूप, उसका जो रूप है उसमें और उसके अर्थ में, उसके मीनिंग में और उसके परस्पर संबंध आते हैं, एक दूसरे वर्ड के बीच में जो रिलेशन है उसमें बदलाव आते ही रहता है। आणि हे बदल अपरिहार्य असतात। अपरिहार्य मतलब अनअवॉइडेबल, बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा कुछ बदलाव आना काल के हिसाब से, वक्त के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है। निरीक्षण करा, तुमचे आजी आजोबा बोलत असलेली भाषा। निरीक्षण करा मतलब ऑब्जर्व करो, अच्छी तरह ध्यान से परखो कि तुमचे आजी आजोबा बोलत असलेली भाषा, आपके जो ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड मदर्स, उन लोग जो बोलते हैं वो लैंग्वेज। तुमचे आई बाबा बोलत असलेली भाषा, तुम्हारे माँ बाप जो भाषा बोलते थे वो। तुम्ही आणि तुमच्या भावंडाची भाषा, और तुम और तुम्हारे भाई बहनों के बीच का जो लैंग्वेज। तुम्ही आणि तुमच्या मित्रांमधील भाषा और तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स के बीच का लैंग्वेज। उदाहरण यानी फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएपची भाषा, जो व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं व्हाट्सएपची भाषा, या सगळ्यात खूप फरक आहे, हे तुमच्या लक्षात आलंच असेल। ये सभी लैंग्वेज में कुछ बहुत सी ज़्यादा फ़र्क है, ये आपके ध्यान में आया ही होगा। कधी कधी पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या एखाद्या शब्दाचा अर्थ हळूहळू बदलत जातो। कभी कभी ऐसे होता है कि पूर्वी असलेल्या मतलब पहले अस्तित्वात, पहले इस लैंग्वेज के ग्रुप में होने वाले कुछ वर्ड्स, वो वर्ड्स का अर्थ मीनिंग हळूहळू बदलत जातो। धीरे धीरे आगे आगे आते आते वो शब्द का मीनिंग बदलता है। वो शब्द पहले जो वक्त में हम किसके लिए यूज़ करते थे उसका यूज़ अभी दूसरे कोई संदर्भ में, दूसरे कोई सिच्युएशन के लिए यूज़ करते हैं। किंवा मूळ अर्थाबरोबरच आणखी एखादा अर्थ भाषेमध्ये स्थिरावत जातो। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मेन एक अर्थ होता है जो शब्द का, आगे आगे वक्त बीते बीते उस शब्द का और भी एक या दो ऐसा मीनिंग आने लग जाता है। उदाहरण, शहाणा या शब्दाचा अर्थ पूर्वी होशार, बुद्धिमान, चालाक ऐसा होता। शहाणा नाम का जो शब्द है वो शब्द का पहले, पूर्वी यानी पहले उसका मीनिंग होशार, बुद्धिमान मतलब बहुत ही क्लेवर, चालाक ऐसा होता था। हा शब्द सज्ञान या शब्दावरून आला असावा असे व्युत्पत्ति कोशावरून दिसते। और इस शब्द के बारे में अगर व्युत्पत्ति कोश में आप ढूंढोगे तो उसका शब्द, ये शब्द कहाँ से आया है, सज्ञान, ये शब्द से आया है। सज्ञान मतलब ज्ञान के साथ, ज्ञान वाला, जिनके अंदर ज्ञान हो, ऐसा वर्ड से आया है। ऐसा हो सकता है, इस तरह व्युत्पत्ति कोश में उसका मूल बताया हुआ है। अतः मूल अर्थां व्यतिरिक्त मतलब इसके मेन जो मीनिंग है उसके अलावा, व्यतिरिक्त यानी उसके अलावा शहाणाचा अतिशहाणा असा अर्थ सुद्धा रूढ़ होता है। और अभी ये वर्ड का, शहाणा वर्ड का मतलब क्या भी हो गया है, अतिशहाणा यानी कि दीढ़ शाना बोलते हो ना, वो बहुत ही दीढ़ शाना है। दैट मीन्स एक हिसाब से मूर्ख,
बुद्धू, ऐसा भी मीनिंग रूढ़ होता है मतलब प्रिवेलेंट हो रहा है, प्रैक्टिस में आ रहा है या फिर यूज होते जा रहा है. काही काळाने यांची नोंद व्युत्पत्ती कोशात दिसण्याची शक्यता आहे. अभी तो फिलहाल ये शहाना का ये दूसरा वर्ड जो आती शहाना व्युत्पत्ति कोश में अभी तक इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन काही काळाने मतलब कुछ ही वक्त में ये जो लिस्ट है शहाना का ये मीनिंग भी व्युत्पत्ति कोश में आ जाएंगे और कुछ ही वक्त में वो शब्द को हम व्युत्पत्ति कोश में पाएंगे. एकाच अर्थाचे शब्द निरनिराळ्या संदर्भात निरनिराळी रूपे धारण करतात. एक ही मीनिंग का शब्द अलग अलग संदर्भ में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रूप लेता है. जैसे अभी एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण शब्द अनेक. देखो, वात, पवन, मरुत, समीर, अनिल, ये सभी शब्दों का एक ही मीनिंग है वारा, मीन्स हवा. वेगवेगळ्या संदर्भात वापर, अलग अलग सिचुएशन में इसका यूज कैसा है. पवन चक्की मतलब विंड मिल का नाम है पवन चक्की, उसको वात चक्की नहीं बोल सकते, जबकि पवन और वात एक ही मतलब होता है. उसको अनिल चक्की नहीं बोलते हैं, उसको सिर्फ पवन चक्की ही बोलते हैं. तो विंड मिल बोलने के लिए इसमें से कोई और वर्ड नहीं यूज़ करता, बल्कि सिर्फ वात चक्की, वात शब्द यूज़ करता है. इसी तरह हम वात चक्र बोलते हैं, समीर चक्र नहीं बोल सकता. तो वात चक्र यानी वॉलविंड. तसेच समान दिसणाऱ्या शब्दाचे अर्थ वेगवेगळे असतात. समान दिसणारा मतलब एक जैसा दिखने वाले एक ही सेम वर्ड का अलग अलग मीनिंग भी होता है. जैसे पाठ, पाठ का दो मतलब यहाँ पर दिया, वेगवेगळे अर्थ क्या क्या है. माझी पाठ दुखते आहे मतलब माय बैक इज पेनिंग. यहाँ पर पाठ जो है शरीराचा अवयव, शरीर का एक पार्ट है. हा पाठ अवघड आहे, ये धड़ा, हा धड़ा अवघड आहे. पाठ यानी लेसन, ये लेसन बहुत ही हार्ड है. पाठ का मतलब हो गया पुस्तकातील धड़ा, लेसन टेक्स्ट बुक के अंदर का एक लेसन. तो एक ही वर्ड पाठ, उसका अलग अलग संदर्भ में अलग अलग मीनिंग आया. व्युत्पत्ति कोश कसा पाहावा, व्युत्पत्ति कोश को किस तरह देखेंगे या उसको कैसा पढ़ेंगे, उसमें वर्ड्स कैसा ढूंढेंगे. आपल्या एखाद्या शब्दांबद्दल कुतूहल निर्माण झाले तर आपण व्युत्पत्ति कोश पाहतो. अगर हमको कोई एखादा शब्द के बारे में कुछ कुतूहल यानी कुछ जिज्ञासा, कुछ जानने का बहुत ही उत्सुकता हो गया तो हम व्युत्पत्ति कोश देखते हैं. उदाहरण, दिवाळी हा शब्द कुठून आला असेल, ये देखते हैं. दिवाळी वो स्त्रीलिंगी शब्द है और उसका मीनिंग है दिव्याची रांग, दियाओं का रांग यानी बड़ा लाइन. श्रृंखला, एक क्षण, एक मीनिंग होता है दियों का झुंड और दूसरा होता है एक क्षण, एक त्योहार. दिव्यांश संबंधी मतलब लाइट से जुड़े, रोशनी से जुड़े या दियाओं से जुड़े एक त्योहार. इंग्लिश में मीनिंग दिया है अ रो ऑफ लाइट्स, लाइट का एक रो. हेंस अ हिंदू फेस्टिवल विथ नॉक्टर्नल इल्यूमिनेशन. नॉक्टर्नल मीन्स इन द नाइट, नाइट टाइम में इल्यूमिनेशंस करते, लाइटिंग्स करते हैं, वैसा एक फेस्टिवल. अभी उसके बाद अलग अलग लैंग्वेज में इसको कैसा लिखते हैं वो दिया है. संस्कृत में दीपावली, इसके मात्रा देखो जो वेलांडी है, दीपावली, दी का लंबी वेलांडी मतलब ई की मात्रा बड़ी तो ल का ई की मात्रा छोटी. और संस्कृत में दीपाली भी बोलते हैं. प्राकृतिक लैंग्वेज में दिवाली, दीवावली. बंगाली में दियुआली, दियुयाली, दियुयाली. और ओडिशा लैंग्वेज में, ओडिसी में दिआली. हिंदी और पंजाबी में दिवाली. सिंधी लैंग्वेज में डियारी और गुजराती लैंग्वेज में दिवाळी. दिवाळी हा शब्द आपण पाहिला. मूळ संस्कृत शब्द दीपावली पासून तो आला आहे. तो ये मेनली
संस्कृत शब्द जो दीपावली उसमें से आया हुआ है ये सभी भाषे का शब्द. संस्कृत शब्द दीपावलीच्या ली ह्रस्व असला तरी मराठी तो दीर्घ लेतात. संस्कृत लैंग्वेज में दीपावली जो लिखते हैं उसमें ली ल का जो ई की मात्रा है वो ह्रस्व है. ह्रस्व यानी शॉर्ट है, छोटी ई की मात्रा है. पर मराठी में तो दीर्घ लेतात. दीर्घ यानी बड़ी ई की मात्रा लिखता है. या भाषातील दी व ली दोन्ही दीर्घ असतात और इस भाषा में दी और ली दोनों दीर्घ रहता है. दीर्घ यानी लॉन्ग, लंबा. पण दिवाळी हा शब्द मराठी आहे. दिवाळी जो शब्द आहे वो मराठी आहे. त्यात दी हा ह्रस्व होते येतो हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तो दिवाली लिखते टाइम दी जो है ह्रस्व है, मतलब शॉर्ट है. इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है. विश्वकोशातील या शब्दाची नोंद पाहिल्यावर कंसातील मजकूर पाहताना हे नक्की काय आहे असे तुम्हाला वाटले असेल. जब विश्वकोश में आप शब्द का लिस्ट देखते हो तो कंसातील यानी ब्रैकेट में मजकूर यानी कुछ इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में दिया हुआ है. हे नक्की काय आहे, हे असली में क्या है असे तुम्हाला वाटले असेल. ऐसा तुम्हें लगा होगा कि ये ब्रैकेट में क्या है, शॉर्ट फॉर्म में कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, इसका असली मतलब क्या है, ऐसा आपको कभी लगा होगा. पण ही शब्दाची लघुरूपे आहेत और ये शब्दों का लघुरूप यानी शॉर्ट फॉर्म है. हे कळल्यावर आणि त्यांची मूल रूपे और वो लघुरूप का रियल वर्ड क्या है हे समजल्यावर तुम्हाला ते सोपे वाटेल और ये समझने पर तुम्हें वो वर्ड या उसको समझना बहुत आसान लगेगा. आणि आपल्या शब्द थोडेसे रूप बदलून इतर भाषांच्या अंगणातही बागड़तो. मतलब हमारा ही शब्द, हमारा ही लैंग्वेज का वर्ड दूसरा भाषा का भी आंगन में थोड़ा सा बदलाव करके खेलते हैं. इसका मतलब है हमारा ही शब्द जो लैंग्वेज का शब्द दूसरे भाषे में भी थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज होकर दूसरे भाषे में भी इस्तेमाल किया जाते हैं. हे कळल्यावर ये जानने पर मजा ही वाटेल. व्युत्पत्ती कोशात अन्य भाषात तो शब्द कसा आला आहे हेही दाखवलेले असते. तो इस व्युत्पत्ति कोश में दूसरे लैंग्वेज का शब्द कैसा कैसा बना है या दूसरे लैंग्वेज में से हमारा लैंग्वेज में कैसा वर्ड बना ये भी हमें बताया हुआ है. वरच्या उदाहरणात शब्दाची लघुरूपे आलेली आहेत ती जाणून घेणे आवश्यक आहे. जैसे ऊपर दिया है, देखो हमने दिवाली का मीनिंग देखा. कुछ जगह में प्रा लिखा है, कुछ जगह में बंग लिखा है, कुछ जगह में पन लिखा है. तो ये सब का फुल फॉर्म क्या है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है. शब्दात सुरुवातीला शब्दाची जात लिहिलेली आहे. शब्द के एकदम स्टार्टिंग में शब्दाची जात, जैसे वो नाउन है क्या, प्रोनाउन है क्या, जिस तरह सर्वनाम है क्या, नाम है क्या, या विशेषण है या क्रिया है, ये हमें दिया हुआ है. नामाच्या बाबतीत मात्र पुल्लिंग पुं यानी पुल्लिंगी, स्त्री यानी स्त्रीलिंगी, न या नपु मतलब नपुंसकलिंगी असे लिहिलेले असते. अगर एक शब्द नाम है, नाउन है, तो उसके साथ साथ उसके बारे में और आगे लिखा है पुं या स्त्री या नपु, मतलब वो पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है. दिवाळी हा स्त्रीलिंगी शब्द असल्याने स्त्री हे लघुरूप पाहायला मिळते. दिवाली जो है स्त्रीलिंगी शब्द है, इसलिए दिवाली के बाजू में शब्दकोश में या विश्वकोश में, व्युत्पत्ति कोश में क्या लिखा हुआ है, स्त्री, इस तरह लिखा हुआ है. त्यानंतर वेगवेगळ्या भाषांसाठी लघुरूपे वापरलेली दिसतात. उसके बाद अलग अलग भाषा में क्या वर्ड है वो बताने के लिए वो भाषा का स्टार्टिंग का लेटर लिखा हुआ है. जैसे सन मतलब संस्कृत, प्रा मतलब प्राकृत, बंग बंगाली, ओ ओडिया, हिंग हिंदी, पंग पंजाबी, सिंध सिंधी, गु गुजराती. या व्यतिरिक्त
मतलब उसके अलावा कोशकार कधी एखाद्या शब्दामागचा इतिहास सांगतात. कोशकार यानी इस डिक्शनरी लिखने वाला व्यक्ति एक एक शब्द के जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ नॉलेज भी हमें लिख के देता है. कधी कधी एखाद्या शब्दाची अन्य कोणी मांडलेली वेगळी व्युत्पत्ती सांगून ती त्यांना योग्य वाटते की नाही हेही सांगतात. और इसके अलावा कभी कभी वही शब्द का मीनिंग दूसरे व्यक्ति ने किस तरह बताया है, दूसरे व्यक्ति ने उसके व्युत्पत्ति किस तरह बताया है, वो भी बताते हुए उससे कितने हद तक हमारा कोशकार कितने हद तक उससे सहमत है, उसे सही मानता है या नहीं, ये भी व्युत्पत्ति कोश में बताते हैं. व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य. व्युत्पत्ति कोश क्या क्या काम करते हैं. शब्दाचे मूळ रूप दाखवणे, शब्द का मूल रूप हमें दिखाते हैं. अर्थातील बदल स्पष्ट करणे, मीनिंग के अंदर का जो बदलाव है उसको क्लियर करते हैं. उच्चारातील बदल व फरक दाखवणे, प्रोनाउंसिएशन में जो बदलाव है फरक है वो दिखाते हैं. बदलाचे कारण स्पष्ट करणे और ये बदलाव क्यों हुआ वो रीज़न बताना. यांपैकी पहिल्या 2 बाबीचा अगदी थोडक्यात सोदाहरण परिचय पाठात आला आहे. इनमें से पहला 2 चीज़ उसका बहुत ही अगदी थोड़क्यात मतलब बहुत ही कम शब्द में शॉर्ट में सोदाहरण एग्जाम्पल के साथ हमने इस लेसन में देख चुका है. लक्षात ठेवा यानी इस बात को ध्यान में रखो. पहला पॉइंट है 1938 साली मुंबई येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन भरले होते. 1938 में मुंबई में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन ये अरेंज किया गया था. स्वातंत्र्यवीर सावरकर या सम्मेलनाचे अध्यक्ष होते. ये सम्मेलन का प्रेसिडेंट स्वातंत्र्यवीर सावरकर थे. व्युत्पत्ति कोश रचनेचे कार्य हाती घ्यावे मतलब व्युत्पत्ति कोश का रचना करने का काम अपने हाथ में लेना असा ठराव या सम्मेलनात मंजूर करण्यात आला. ऐसा जो डिसीजन है इस सम्मेलन में, इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में ॲक्सेप्ट किया गया. कृपा कुलकर्णी यांच्यावर या कार्यांची जवाबदारी सोपवण्यात आली. कृपा कुलकर्णी नाम के व्यक्ति के ऊपर ये जवाबदारी दिया गया. बैरिस्टर मुकुंदराव जयकर यांच्या आर्थिक सहकार्यामुळे बैरिस्टर मुकुंदराव जयकर ने इसमें जो आर्थिक सहकार्य किया, आर्थिक सहकार्य यानी फाइनेंशियल सपोर्ट किया, उनका फाइनेंशियल सपोर्ट के वजह से वह श्री दाजी साहेब तुळजापूरकर यांनी पुरस्कृत केल्यामुळे, पुरस्कृत करने मतलब स्पॉन्सर करना या आगे बढ़ाना, प्रमोट करना. तो किसने प्रमोट किया इस आइडिया को? श्री दाजी साहेब तुळजापूरकर. उन्होंने इस आइडिया को या ये बात को स्पॉन्सर करने की वजह से व्युत्पत्ति कोश निर्मितीस भरीव मदद झाली. व्युत्पत्ति कोश का बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिला. 1944 साली या मराठी व्युत्पत्ति कोशाचे पहिले प्रकाशन झाले. 1946 में इस व्युत्पत्ति कोश का जो पहला व्युत्पत्ति कोश है उसका प्रकाशन यानी उसका पब्लिश हुआ. यानंतर ही व्युत्पत्ति कोशाच्या आवृत्त्या निघालेल्या आहे. इसके बाद भी कई बार व्युत्पत्ति कोश का आवृत्तियाँ यानी रिपीटेशन वापस न्यू एडिशन होते रहे. विद्यार्थ्यांनी त्या ज़रूर पाहाव्यात और स्टूडेंट्स को ये ज़रूर देखना चाहिए. ताकास तूर लागू न देणे हा वाक्यप्रचार कसा आला असावा हे आपण समजून घेऊया. एक वाक्प्रचार है ताकास तूर लागू न देणे. एक मुहावरा है, वाक्प्रचार यानी मुहावरा. तो इसका कैसा शुरुआत हुआ देखते हैं. शाळेत नाटक बसवले जाणार होते. स्कूल में ड्रामा करने वाला था. नाटकात काम करणाऱ्यांमध्ये शरदची निवड झाली होती और ये नाटक में काम करने वाले लोगों की लिस्ट में शरद का भी सिलेक्शन हो गया था. निवड झाली म्हणजे सिलेक्शन हो गया. मित्र त्यांच्याकडून ही बातमी काढून घेण्यासाठी खूप प्रयत्न करत होते और उनके दोस्त लोग, ये शरद के दोस्त लोग उसके हाथ से, उसके मुंह से ये बात
निकालने का कोशिश, उगलवाने की कोशिश बहुत कर रहे थे, पण शरतने ताकास तूर लागू दिली नाही. लेकिन शरतने ताकास तूर लागू दिली नहीं, मतलब एक कान में से दूसरे कान में पहुंचने दिया ही नहीं. अशा प्रकारे प्रसंग आपल्यावरही अनेकदा येत असतात. ऐसा सिच्युएशन हमारे ऊपर भी कई बार आता है. आपणही आपल्या मनात काय आहे हे लोकांना अजिबात कळू देत नाही. और हम भी हमारे मन में क्या बातें, क्या छुपे हुए, ये कभी भी कोई भी हाल में दूसरे को थोडा भी भानक भी पडणे देते नाही. लोकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना आपण अशी काही उत्तरे देत राहतो की त्यांना काही कळूच नाही. लोकही मग म्हणतात, अरे हा अगदी ताकास तूर लागू देत नाही की. तो जब लोग हमारे मन में जो बातें वो निकालने की बहुत कोशिश करते, तो हम भी कुछ यहाँ वहाँ की बात करते करते उसमें से कैसे भी करके फिसल कर निकल जाते हैं. तो लोग बोलते हैं की अरे हा अगदी ताकास तूर देत नाही की. आता ताकास तूर लागू न देणे या प्रचाराचा अर्थ आपल्याला कळला आहेच. इसमें तो मीनिंग समझ गया. ताकास तूर न देणे मतलब मीनिंग तो समझ गया कि कोई बात किसी दूसरे को नहीं पता चलने देना. कोशातही त्याचा अर्थ एखाद्या गोष्टीच्या दुसऱ्यास बिल्कुल थांग लागू न देणे. अगर आप डिक्शनरी में भी देखोगे तो इसका मीनिंग यही होगा, कोई भी बात का किसी दूसरे के कान में कोई भी हाल में नहीं पहुंचने देना. टाळाटाळी करून स्वतःच्या मनातील विचार दूसऱ्यास न समजू देणे. कैसा भी करके बात को टाल के हमारे मन में जो बात है वो दूसरे को नहीं पता होने देना, अशाच प्रकारचं आहे. पण ताकास तूर लागणे म्हणजे काय? ताक म्हणजे काय? आपण पितो ते ताक. आणि तूर म्हणजे तरी काय? आपल्या मराठी लोकांच्या जेवणात ज्या तुरीच्या डाळीचे वरण असतं ते तूर नावाचा धान्य की काय. तो अभी ताकास तूर का मतलब क्या होता है वो देख रहे हैं. ताक मतलब क्या होता है? हम जो पीता है वो ताक, बटर मिल्क, दही में से बनाया जो जाता है वो है क्या. और तूर मतलब क्या होता है? मराठी लोगों के घरों में तूर दाल के वरण एक डिश है वो बनता है, वो वाला तूर है क्या. ताकाचा आणि तुरीचा संबंध येतो तरी कुठे? ताक कहाँ और तूर कहाँ, दोनों का जो रिलेशन होता ही कहाँ. येथील शब्द ताक असा नसून ताका असा आहे. आणि ताका म्हणजे तागा. तागाचा अर्थ मराठी व्युत्पत्ती कोशमध्ये कृपा कुलकर्णी यांनी 9व्या अखंड कापडाचा गठ्ठा किंवा विणकराच्या मागावरली संबंध न फाड़लेले कापडाचे ठाण असा दिलेला आहे. तो यहाँ पर अभी ताक नसून ताका असा आहे. मतलब ताकास तूर, तो ताक मत सोचो. ताका वर्ड अगर लोगे तो ताका मतलब तागा, और तागा का मतलब होता है जो अखंड बिना काटे हुए नया नया कपड़े के बहुत बड़ा गट्ठा, उसको तागा कहते हैं. या फिर विणकराचा, विणकर कौन होता है? धागों को एक दूसरे के बीच में पिरोकर जो कपड़े बनाने वाले व्यक्ति होते हैं उसे विणकर कहते हैं. तो उनके मागावरली, माग मतलब जो मशीन होता है जो जिसके मदद से हम धागा पिरोते हैं, लूम कहते हैं. जैसा आपने सुना होगा हैंड लूम, पावर लूम वगैरह. तो वो लूम का ऊपर का जो धागा इस्तेमाल होता है जिसके मदद से कपड़े बनते हैं, जो कपड़े इकट्ठा कपड़े जो काट के बीट के टुकड़ा किए हुए बिना जो पहला नया नया कपड़े जैसे वीविंग करके निकलते हैं, वो वीविंग के लिए यूज़ करने वाला धागा वो होता है. मतलब विणकर के मशीन में जो होने वाला धागा, वैसा भी मीनिंग इसका होता है. उस धागे से बने हुए कपड़े के ठाण यानी कपड़े के बड़ा टुकड़ा या वो प्लेस वो होता है. महाराष्ट्र शब्दकोशाच्या 4थ्या विभागात 4th सेक्शन में देखील असा अर्थ दिलेला आहे. तो ताका यानी तागा मतलब क्या होता है? एकदम
नया अखंड कपड़ा जो जस्ट बनाया हुआ। और दूसरा भी मीनिंग होता है कि विणकरचा जो लूम होता है, जो मशीन होता है, उसके ऊपर जो कपड़े का जो प्लेस है, अखंड पीस, उसको भी क्या कहते हैं? तागा। ताका या तागा मागावरील संबंध न फाड़लेले कापड़, यानी माग के ऊपर, लूम के ऊपर ना फाड़ा हुआ, ना पीस किया हुआ कपड़ा। कापड़ इत्यादि कांचे ठाण, यानी कपड़ा वगैरह के जो पूरा प्लेस। दोरा या धागा, ये सभी मीनिंग तागा को होता है। आता तूर या शब्दाचा महाराष्ट्र शब्दकोशातला अर्थ पाहू। अभी महाराष्ट्र के शब्दकोश में तूर का क्या मीनिंग है? तूर म्हणजे एक प्रकारचे द्विदल धान्य, एक प्रकार का द्विदल यानी डाइकोटिल्डन, या दो हिस्से में डिवाइड होने वाला एक दाना, एक धान्य। ऐसे अर्थ तर आहेच, ऐसा मीनिंग तो है ही, पण या शब्दाला दूसरा ही एक अर्थ आहे और इस शब्द को और एक मीनिंग है तो असा। विणलेले वस्त्र ज्या लाकडाभोवती गुंडाळलेले जाते ते लाकूड, मतलब जो पिरोकर बनाया हुआ, धागों को पिरोकर लूम से निकाला हुआ नया नया जो वस्त्र है, कपड़े हैं, उसको एक लकड़ी में गुंडालते हैं, रोल करते हैं, उस लकड़ी को बोलते हैं तूर। तो तागा मतलब जो नए नए बने हुए वस्त्र का जो गड्ढा, और तूर मतलब उस वस्त्र को जिस लकड़े पे गुंडालते हैं, लपेटते हैं, उस लकड़ी को कहते हैं तूर। विणलेले वस्त्र ज्या लाकडाभोवती गुंडाळते जाते ते लाकूड, कोष्ट्याची दांडी। कृपा कुलकर्णी यांनी आपल्या मराठी व्युत्पत्ती कोशात तूरचा असाच अर्थ दिले आहे। कृपा कुलकर्णी जी ने अपना जो मराठी व्युत्पत्ति कोश है उसमें तूर का मीनिंग इसी तरह ही दिया हुआ है। तर ताका किंवा तागा आणि तूर या शब्दाचे आपल्याला नेहमी माहीत असलेले अर्थ न घेता इथे हे विणकराच्या व्यवसायातले अर्थच ध्यानात घ्यायला हवेत। तो ये ताक और तूर, ये दो चीज़ का नॉर्मल हमें पता है जो मीनिंग, वो लिए बिना विणकर का, जो वीवर का, कपड़े से जुड़े रिलेटेड वो मीनिंग हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। कारण विणकराच्या मागावरचा ताका किंवा तागा हा वास्तविक तुरेवर म्हणजेच लाकडाभोवती गुंडाळला जायला हवा, क्योंकि विणकर का जो मागावर मतलब उनके जो लूम है, हैंडलूम है, उसके ऊपर का जो ताका है या तागा है, जो कपड़े हैं, उसको रियल में, वास्तविक रूप में तुरेवर मतलब वो जो लकड़े पर क्या करना ही पड़ता है, गुंडाला जायला हवा, ज़रूर उसको लपेटना ही पड़ता है, रोल करना ही पड़ता है। तो ये ताका और ये तूर, इन दोनों का तो हमेशा रिलेशन होता ही है, संबंध होता ही है। पण ताकाचा तूर नामक वस्तूशी संबंधच येऊ द्यायचा नाही। मात्र ताका का और तूर का जिसका संबंध बहुत ही ज़रूरी है, उतना भी संबंध नहीं होने देना। समझ रहे हैं? तो उतना जो होने की चीज़ को उतना भी रिलेशन या उतना भी एक दूसरे के पहचान या एक दूसरे के बीच में जानकारी नहीं होने देना। ताकावर तूर यांचा संबंध टाळायचा। ताका का तूर के ऊपर एक दूसरे का जो संबंध है वो भी टाळने का। म्हणजे कापड आणि ज्या लाकडाभोवती तो गुंडाळायचे ते लाकूड यांचा संबंध टाळायचा। म्हणजे जे काम खरोखर अपेक्षित असते, व्हायला हवे असते, होणे रास्त असते, तेच मुद्दाम होऊ द्यायचे नाही, असा याचा अर्थ आहे। मतलब जो काम खरोखरच अपेक्षित असते, ज़रूर होना ही होता है, व्हायला हवे असते, होणे रास्त असते, होना बहुत ही योग्य है, वो काम मुद्दाम जानबूझकर होने ना देने। मतलब यहीं के बात वहाँ पर एक कान सुना हुआ बात दूसरे कान में नहीं जाना, वैसा इधर का मतलब होता है। और ये जो लेसन कौन से पुस्तक से लिया हुआ है? गम्मत शब्दांची ऐसा नाम का जो पुस्तक है, डॉक्टर द दी पुंडे
नाम का व्यक्ति ने लिखा हुआ है।